हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आचार्य लेखाकरण में। दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो मैंने आज आपके लिए अपलोड किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, जो हेडिंग है वो हराश की है। हराश मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसको हिंदी में हराश बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाएगा दोनों भाषाओं में। तो आज हराश का मैं सामान्य परिचय आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हराश होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हराश होता क्या है। बड़ा ही अच्छा अध्याय है और लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने बोर्ड के पेपर में। 11 कक्षा में और कक्षा 12 में दोनों में ही ये चैप्टर, दोनों में ही ये अध्याय आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इस हराश की जो परिभाषा है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, हराश जो लगता है, मैं आपको बताऊँ, हमेशा स्थायी संपत्तियों पे लगता है। तो जैसे मैं अगर ये डेफिनेशन, अगर ये परिभाषा जैसे पूछा आपसे पेपर में कि हराश का अर्थ बताइए, तो आप लिखेंगे एक संपत्ति के मूल्य में, जो एक संपत्ति है उसके मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे आप भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये शनै, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, शनै और स्थायी कमी को लेखांकन में हम मूल्यह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोला जाता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको हराश की परिभाषा मैंने आपको आज बता दी। और देखिए, वो जो कारण होते हैं, वो कारण क्या होते हैं, मैं आपको कारण बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो कारण है, हराश लगने के जो कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। देखिए, जब आप किसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आपने उसे नया लिया था उस समय उसकी कीमत कुछ और थी, लेकिन प्रयोग होने के कारण उसमें उसका मूल्य धीरे धीरे कम होता रहता है। तो एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही, उसका मूल्य ज़ीरो हो जाता है या बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है। तो वो कारण क्या है? देखिए, पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो स्थायी संपत्ति का अगर आप निरंतर प्रयोग करते हैं, तो ये एक पहला कारण है, निरंतर प्रयोग के कारण। ठीक है, निरंतर प्रयोग आप करते हैं तो आपकी स्थायी संपत्ति में हराश लगता है। सेकंड में आपको बताऊं, समय बीतने के कारण, समय बीत जाता है, समय बीतने के कारण। दूसरा मैं आपको बताऊं, थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, दुर्घटना अगर आपके स्थायी संपत्ति के साथ हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और देखिए, एक और मैं आपको बताऊं, अप्रचलन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट आपका शब्द है। अप्रचलन को मैं अपने शब्दों में बता दूं, कोई चीज़ चलन में नहीं है। देखिए, कोई चीज़ चलन में नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब वो चलन में थी उस समय उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और अब चलन में नहीं है तो उसकी कीमत कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं। अगर आप इन कारणों को अपने
आंसर में लिख देते हो तो ये कंप्लीट ह्रास की परिभाषा हो जाती है। अब आगे देखिए, मैं आपको इससे आगे बताता हूँ कि ह्रास लगने के जो कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। देखिए एक कारण और मेरे को याद आता है जो मैं आपको बताता हूँ कि मूल पदार्थों की कमी। जी, मूल पदार्थों की कमी। ज़्यादातर इस विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये चीज़ का नहीं पता होगा, मूल पदार्थों की कमी। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जिनका मूल्य उनमें से निकले हुए पदार्थ के साथ साथ कम होता रहता है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मैं उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे। जैसे खान होती है, खान की कीमत, जब आपको खान मिली तो उस टाइम पे कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे खान में से आप खनन करते हैं, आप वहाँ से पदार्थ निकालते हैं, तो उसकी धीरे धीरे कीमत कम होती जाती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तेल के कुएं जो होते हैं, तो तेल के कुआं का शुरू में जो उनका मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप निकालते हैं, तेल को निकालते हैं, तो वो उसका मूल्य कम हो जाएगा। ये भी एक ह्रास का ही कारण है। ठीक है, अब देखिए मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ह्रास लगाने की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि आप ठीक ठीक जानकारी लगा सकें कि वर्तमान में आपकी स्थायी संपत्ति की कीमत क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ह्रास में जब आप ह्रास लगाएंगे तो उनमें किन किन विधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी विधियां हैं, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ह्रास की विधियां आप बताएं। ह्रास की विभिन्न विधियां, वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास की विभिन्न विधियां। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बता देता हूं। तो जो पहली विधि है ह्रास को लगाने की, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, वो मैं आपको बता देता हूं। स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति, इसका अन्य नाम होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो कई सारे नाम हैं। स्थायी किस्त पद्धति हो गई, एक और इसका नाम होता है सीधी रेखा पद्धति। ठीक है, सीधी रेखा पद्धति। अब इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो अंग्रेजी में आप इसे बोल सकते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोल सकते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी आप इसे बोल सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। फिक्स कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड भी आप इसे बोल सकते हैं। तो कई नाम इसके होते हैं। आगे देखिए, जो दूसरी इसकी पद्धति के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो सेकंड इसकी पद्धति है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ह्रास को, उसका नाम है क्रमागत, जी, क्रमागत शेष पद्धति। क्रमागत शेष पद्धति या ह्रासित शेष पद्धति। ठीक है, ह्रासित शेष पद्धति और घटती शेष पद्धति भी इसको बोलते हैं। घटती शेष
पद्धति, पद्धति, ठीक है, यानी कि मेथड। अंग्रेजी में मैं आपको बताऊं तो इसको आप बोल सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसे, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों ही पद्धतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इन्हें बिल्कुल ऐसा कर देना है कि आपको समय ना लगे वहाँ पे इन पद्धतियों को द्वारा हराश को कैलकुलेट करने में। अब तीसरी जो पद्धति का नाम है, देखिए तीसरी पद्धति का नाम है वार्षिक वृद्धि पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, ठीक है। इसको अंग्रेजी में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजी में आप इसको एन्युटी मेथड भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में आप इसको बोलेंगे एन्युटी मेथड जी, ठीक है। लास्ट पेपर में जो हमारा पिछले सीजन का पेपर हो गया, पिछले सत्र का जो पेपर हुआ है, उसमें वार्षिक वृद्धि पद्धति से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। आपको ये 3 पद्धति तो ऐसी हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा पद्धति हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4th नंबर पे आपका आता है हराश कोश पद्धति, हराश कोश पद्धति या सिंकिंग फंड पद्धति जी, इसको सिंकिंग फंड पद्धति भी बोल देते हैं, सिंकिंग फंड पद्धति, ठीक है। अंग्रेजी में मैं आपको बताऊं, डेप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड, ये आपका इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं हराश को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप ये 4 मेथड सीख जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इनके अलावा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि हराश की विभिन्न विधियां लिखी और अच्छे नंबरों का है तो आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं जी, एक और पद्धति आप इसमें जोड़ सकते हैं, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, या तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड जोड़ लीजिए, और मैं आपको इम्पोर्टेंट वाला बता देता हूं, कार्यशील घंटा, कार्यशील घंटा या मशीन दर पद्धति, कार्यशील घंटा या मशीन दर पद्धति, ठीक है। तो अंग्रेजी में आपको मैं बताता हूँ, मशीन आवर्स रेट, मशीन आवर्स रेट, इसमें डेप्रिसिएशन मशीन जितने घंटे चलती है उसके हिसाब से निकाला जाता है, और वर्किंग आवर रेट, वर्किंग यानी कि मशीन जितने घंटे काम करेगी
जितने घंटे मशीन काम करेगी आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को। देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड आई हैव टोल्ड यू द ऑल, and one by one we will learn the each and every methods very deeply। इससे क्या है कि मैं आपको एक एक मेथड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्थायी किस्त पद्धति, फिक्स इंस्टॉलमेंट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड और मशीन आर रेट्स, वर्किंग आवर्स मेथड्स। तो इनके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा और डीपली बताने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि शुरू के जो 3 मेथड्स हैं और शुरू के जो 3 मेथड्स हैं इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है अपने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखिए चलिए आगे चलते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपने विधियों के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद हम लोग जो पहली विधि है इसके बारे में सीखते हैं। जो पहली विधि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं जी। पहली विधि मैंने आपको बताई फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, हिंदी में मैं आपको इसका अर्थ मैं बता चुका हूं पहले ही। सीधी रेखा पद्धति या स्थायी किस्त पद्धति, सीधी रेखा पद्धति या स्थायी किस्त पद्धति आप इसे बोल सकते हैं। तो आगे देखिए, अब इस मेथड के बारे में मेरे को जानना है तो मैं आपको बताता हूं कि इस मेथड के अंदर क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हराज जब लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपकी स्थायी संपत्तियों पे लगेगा, जो संपत्तियां आपकी स्थायी हैं। इसमें याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें जो हराज होता है, हराज मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बस बहुत ही छोटा बता रहा हूं। हराज की राशि या दर, जो भी रेट या अमाउंट आपने, हराज की राशि या दर हमेशा समान रहती है। यानी कि आपने अगर पहले साल किसी संपत्ति पे 12 महीने का यानी कि 1 वर्ष का जो अमाउंट हराज में लगाया है वो हमेशा वही लगेगा। तो हराज की राशि या दर हमेशा समान रहती है। तो इसका मेन जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, जो लक्षण मेन बताया वो यही है कि हराज की दर हमेशा समान रहने वाली है। ठीक है, अगर मैंने 1000 रुपये पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगाया है इस मेथड से, तो हमेशा 1000 रुपये ही पूरी साल का लगने वाला है। देखिए, अगर 1 साल का ना लगा के आप 5 महीने का लगाते हैं, 6 महीने का लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर समान नहीं लगेगा। क्योंकि अगर 1000 पूरी साल का है तो 6 महीने का आपको 500 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी साल का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे देन द अमाउंट विल बी द सेम फॉर द ईच एंड एवरी ईयर्स। ठीक है, आगे देखिए। अब इस मेथड के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल बताने वाला हूं। अगर आपको मूल हराज की राशि यानी कि आपको कैलकुलेट करना है हराज की राशि यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कैलकुलेट करना है आपको? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बताता हूं आपको संपत्ति की लागत मूल्य यानी कि लागत मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस अंग्रेजी में बोलते हैं। आपको लागत मूल्य दे रखा है। एक शब्द आता है अवशिष्ट मूल्य, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है अवशिष्ट मूल्य। और एक चीज आपको दे रखी है जीवन काल।
ये सभी संपत्ति के बारे में ही है। अनुमानित बोलते हैं इसको, यानी कि अनुमानित जीवन काल। देखिए मैं आपके जीवन में जो चलता है उसी को लेके मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी में बोलते हैं, मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं एस्टिमेट लाइफ। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, इसे जरा याद रखिएगा। लागत मूल्य बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए आपने कोई मशीन आपने खरीदी है, आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। 1 लाख की मशीन खरीदने के बाद आपने उसको किराया दिया या उसे लगवाने के लिए 5,000 रुपये खर्च कर दिए, तो अब आपकी मशीन 1 लाख की नहीं है, अब आपकी मशीन कितने की हो जाती है? 1,05,000 की। ठीक है, तो वो लागत मूल्य आपका हो गया। अब आप एक अंदाजा लगाते हैं कि ये 1,05,000 रुपये की जो मशीन है, कुछ साल बाद, सपोज कीजिए 10 साल बाद आपने अंदाजा लगाया कि ये मेरी जो मशीन है 10 साल चलेगी, आपने अंदाजा लगा दिया, तो ये जीवन काल हो गया, एस्टिमेट लाइफ हो गई 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स एस्टिमेट लाइफ हो गया, आपने जीवन काल का अंदाजा लगा लिया। आपने अंदाजा लगाया कि 10 साल के बाद लागत मूल्य मैंने कितना बताया? 1,05,000। 10 साल चलेगी ये मशीन आपके अनुमान के अनुसार, ऊपर नीचे हो सकता है। आपने वैल्यू लगाया कि 1,05,000 की जो मशीन है 10 साल चलेगी, और 10 साल चलने के बाद लगभग मैं 5,000 रुपये की इसे बेच दूंगा, सेल कर सकता हूँ, यानी कि कबाड़े में बेच सकता हूँ। तो बच्चों ये जो 5,000 रुपये में आप बेच रहे हो, ये आपका अवशिष्ट मूल्य है, यानी कि यूज करने के बाद जिस भी राशि में वो बिकेगा वो आपका अवशिष्ट मूल्य है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है या रेजिडुअल वैल्यू है। देखिए मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं इसे, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, यानी कि कबाड़ वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आपको अगर प्रश्न में ये तीनों चीजें दे रखी हैं और आपको बोलता है कि ह्रास की राशि निकालिए। देखिए 1,05,000 की चीज 10 साल बाद 5,000 की बिकेगी, तो यानी कि इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख रुपए का लगा। तो 1 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन लगा, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं आपको यहां पे इसका रूल बता देता हूं, हिंदी में बताता हूं मैं आपको। संपत्ति की कुल लागत, जितना भी संपत्ति में आपने लगाया, मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए की थी, 5,000 रुपये और लगा दिए लगाने में उसे, तो 1,05,000 रुपये संपत्ति की कुल लागत हो गई। आगे देखिए, इसमें से आपको घटाना है अनुमानित अवशिष्ट मूल्य, यानी कि ये अवशिष्ट मूल्य जितना आपने अनुमान लगाया था कि इतने में बिक जाएगी, आपको घटा देना अवशिष्ट मूल्य, और आपको जो भी आए उसको भागाकार करना है किससे? अनुमानित जीवन काल से, जीवन काल से, जितना भी जीवन काल आपने अनुमान किया है। ठीक है जी, तो ये आपका ह्रास की राशि निकलने वाली है, ह्रास की राशि निकलने वाली है। ठीक है, और ये ह्रास की राशि याद रखिएगा वार्षिक निकलेगी। कैसी निकलेगी? वार्षिक, यानी कि एनुअली। एनुअली कितना लगेगा आपको मैंने ये बताया, मैं इसी से आपको करके बता देता हूं। देखिए संपत्ति की कुल लागत है 1,05,000 रुपये, ओके, माइनस अवशिष्ट मूल्य कितना है? 5,000 रुपये, ओके, डिवाइड बाय कितना? जीवन काल जो अनुमानित है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स मैंने कर दिया। तो आप जब घटाएंगे तो यहां से 1,05,000 में से 5,000 गए, बचता है 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 10। तो आप जब करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कटता है, 10,000। तो यानी कि जो ह्रास की राशि है विद्यार्थियों वो 10,000 रुपये वार्षिक है। 10,000 रुपये क्या है? वार्षिक। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना बता दिया। जब आपको ये चीज़ें दे रखी हों तो आप कर सकते हैं बड़े इजीली इस रूल के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। ठीक है,
अब देखिए कई तरीके होते हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज कीजिए उसने परसेंटेज में बोल दिया, ये चीजें ना देके उसने प्रतिशत में बोल दिया कि जी 10% लगेगा, तब मूल्यह्रास की राशि क्या होगी। तो मूल्यह्रास याद रखिए, ये सभी मैं आपको वार्षिक बता रहा हूं। मूल्यह्रास की राशि, ठीक है, वार्षिक आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए किसी वस्तु की कोई स्थायी संपत्ति है, उसकी कीमत है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये उसका लागत है। लागत 10,000 रुपये, हमने उस पर 10% लगाया। कितना लगाया? 10% सालाना। तो इनटू में जितना प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत वो संख्या होती है जिसके बट्टे में 100 होता है। तो 10,000 का 10% आप निकाल रहे हैं, तो 10,000 का 10% जो होता है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, 100 इंटू 10 बराबर 1,000 रुपये। तो यानी कि मूल्यह्रास की राशि कितनी निकल जाती है यहाँ पे? 1,000 रुपये वार्षिक। ठीक है जी। तो यानी कि अब आप 1,000 रुपये वार्षिक लगाएंगे डेप्रिसिएशन। ओके, ये तरीका हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको फिर से देखिए 3 तरीके से, एक तरीका ये, एक तरीका आपका ये जब आपको ये सारी चीजें दे रखी हूं, एक तरीका ये जब आपको परसेंटेज दे रखी हो कि इतने % ह्रास लगाइए, और एक तरीका ये मैं बताता हूं, मूल्य ह्रास की दर। आपको अब राशि नहीं निकालनी है। आपको क्या नहीं निकालनी है? राशि नहीं निकालनी है। अब वो पूछ रहा है कि भैया कितने % आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो सालाना, मेरे को बताओ कैलकुलेट करके। तो आपको क्या करना है, वहां पे एक रूल्स आप फॉलो करेंगे। वार्षिक, आपको ये दिया होगा जो मैं आपको लिख रहा हूं, वार्षिक मूल्यह्रास यानी कि सालाना कितना निकल रहा है, यानी कि ईयरली डेप आप कितना लगा रहे हैं वो दे रखा होगा, अपॉन में संपत्ति जो है आपकी, जो असेट्स है, फिक्स असेट्स है, संपत्ति की कुल लागत, ये भी दे रखी होगी आपको, संपत्ति की कुल लागत इनटू में 100। ठीक है जी। तो इससे आप दर निकाल देंगे कि कितना % सालाना लग रहा है। सपोज कीजिए, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझा देता हूं। वार्षिक मूल्यह्रास हमारा कितना लग रहा है 1,000 रुपये। वार्षिक मूल्यह्रास हमारा कितना लग रहा है? 1,000 रुपये। ये लीजिए, भाग करूंगा संपत्ति की कुल लागत। संपत्ति की कुल लागत 10,000 इंटू में 100। ओके, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को पता है ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, 10% आ जाएगा। 10% वार्षिक, यानी कि आप कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? 10% वार्षिक। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के इससे ज़्यादा तरीके नहीं होते हैं। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। देखिए, जब आपको राशि निकालनी है, 2 मेथड तो इस प्रकार के हैं। जब आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, ठीक है जी, और ये तीसरा तरीका जब आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक है जी। हमने आज स्टार्ट करा है सीधी रेखा पद्धति। अगली वीडियो में मैं आपको सीधी रेखा पद्धति का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, किस प्रकार से आपको फॉर्मेट। ये तो देखिए कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मेट बना के डेप्रिसिएशन का आप जो फॉर्मेट बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैंने मेहनत की है। अगर मैंने मेहनत की है, आपको दिखती है, तो आप अपने आप ही इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।